ओके। इकोलॉजी में अब अगर यहाँ से शुरू करते हैं एक बार दोबारा से इकोलॉजी को अच्छे से उठा के अगर हम देखें तो 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं साइंटिस्ट की भी। एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा जिनका नाम है रामदेव मिश्रा। क्या है? रामदेव मिश्रा। अब जाहिर सी बात है कि इकोलॉजी में इनका नाम आया तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है इन इकोलॉजी। और दूसरा बात, इनका नाम स्पेशल इनका इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो सिंपल सी बात इतनी है कि इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं, ये अब आपको आना चाहिए, रामदेव मिश्रा को कहते हैं। बस इतने इतने से काम का जो है मुझे इनका नाम लगा तो मैंने इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, इतना सा अगर साइंटिस्ट नाम के बारे में बताया तो बात बताती है ख़त्म। आते हैं पहले चैप्टर में, प्रॉपर चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे कमाल की बात क्या है इस चैप्टर की, इसमें 2 पार्ट हुआ करते थे, पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन। सबसे कमाल हुआ ये है कि ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट तो पूरा ही हटा दिया, तो बचा क्या? पॉपुलेशन। तो आराम से इत्मीनान से डिटेल में किसको पढ़ दो, पॉपुलेशन को, तो हो जाती है बात ख़त्म। अब पॉपुलेशन में आपको बस 2 चीज़ें पढ़नी है। क्या भैया? पहले तो सिंपल आपको ये पढ़ना है कि पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़नी है, कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स होती हैं, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, नेटलिटी, मोर्टेलिटी। तो बेसिक टर्म लिख देता हूँ मैं सिंपल। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी वो क्या है? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। क्या देखनी है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बस इतना सा अभी चैप्टर बचा है ऑर्गेनिज्म पहला पार्ट हटने के बाद। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं फिर। अगर यहाँ पर यूनिट पे फोकस करें तो यूनिट है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द 2 शब्द से डिवाइड है। एक तो लॉजी दिख रहा है आपको साफ साफ, है ना, इकोलॉजी का लॉजी दिख रहा है। लॉजी का तो सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, जैसे बायोलॉजी है तो लॉजी मतलब स्टडी। पहला शब्द पे फोकस करना, इको। इको जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड ओकियोस से निकला है। कहाँ से निकला है? ओकियोस से निकला है। इसका अर्थ होता है हाउस या फिर प्लेस वेयर वी लिव इन, प्लेस वेयर वी लिव इन। हेंस इकोलॉजी में हम उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? मदर अर्थ। तो हमें अर्थ की स्टडी करनी है। ये सिंपल सा अर्थ होता है इकोलॉजी यूनिट का, इकोलॉजी के बेसिक फंडे का। ठीक हो गया, इसमें इकोलॉजी की भी बात हो गई ख़त्म। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करना चाह रहे हैं हम, तो आगे को बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब सुनेंगे बहुत ध्यान से। पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक टर्म है, पॉपुलेशन डेंसिटी, बेसिक टर्म ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बट अब सिर्फ 2 टॉपिक है जैसा कि मैंने कहा, तो ये हो गया टॉपिक नंबर 1 यहाँ से शुरू। ठीक है, सबसे पहले समझिए व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ particular area at an या at an specific time, at an specific time। तो बड़े ध्यान से अगर आप समझो तो पॉपुलेशन क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स का सम है जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हो। जैसे पॉपुलेशन आप किसकी गिनोगे? ऐसा नहीं कि इंसान के साथ शेर को मिला दिया। अगर इंसानों की बात कर रहे हो तो सिर्फ इंसानों की ही स्पीशीज़ की बात करोगे, स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। अगर टाइगर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो सब टाइगर ही आएंगे उसमें, इंसानों को या किसी दूसरे जानवर को नहीं मिलाओगे। तो स्पीशीज़ जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या है, होमोसेपियंस हैं तो हमारी स्पीशीज़ क्या हुई? सेपियंस हो गई। तो स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए जो किसी निर्धारित एरिया में रह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन निकालोगे या किसी एरिया की, जनरली एरिया की निकालोगे, तो हम एरिया को निर्धारित कर देते हैं और उसके साथ टाइम को भी स्पेसिफिक मानते हैं, क्योंकि टाइम कम ज़्यादा होने के साथ हो सकता है कुछ नए उसमें पैदा हो जाएं, कुछ मर जाएं, या कुछ कहीं से आ जाएं, कुछ कहीं चले जाएं। तो इसलिए टाइम को निर्धारित करना ज़रूरी है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट एन स्पेसिफिक टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब ये जो टर्म है ये बड़ी फेमिलियर टर्म है भैया, है ना। इस टर्म से आप बार बार यहाँ पर रूबरू हो चुके हैं और इसके अलावा भी मुझे बहुत चीज़ें यहाँ पर इसमें बतानी है, बट फिलहाल हम इसी को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय यूअर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंपल सा अर्थ होता है साइज ऑफ अ पॉपुलेशन।
साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। कोई पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है घनत्व। तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं आपको एक अच्छा सा एस्टिमेट बताऊँ, कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी आप समझिए कि हम देखते हैं कि पर इंडिविजुअल कितना एरिया अलॉट है, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी करके निकाल देते हैं। जैसे आप मानिए मैंने आपको 20 लोग दिए, 20 लोग, ठीक है, और 2 जगहों पर दिए, 20 लोग दिए हैं और 2 एरिया हैं। एक एरिया मात्र इतना है और दूसरी जगह का जो एरिया है वो इतना है। तो मुझे आप ये बताओ कहाँ पे लोग ज़्यादा एरिया में रह पाएंगे। चलो कॉम्प्लेक्स नहीं करते, 20 लोगों को पहले जो एरिया दिया वो मात्र इतना दिया। ये एक छोटा सा घर है जिसमें 20 लोग रहते हैं और एक घर है इतना बड़ा जिसमें 20 लोग रहते हैं। मुझे बताओ कहाँ पर किस इंसान को जो एरिया है, प्रत्येक इंसान के लिए एरिया ज़्यादा होगा। सर यहाँ अगर इसको 20 लोगों में डिवाइड करना है तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा, है ना सर। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 4 में काम हो जाएगा, ये 20 में डिवाइड हो गया। लो 5 4 जा 20, तो हर इंसान को बस इतना एरिया मिला। यहाँ अगर 20 लोगों में डिवाइड करना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 देखना, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो 1 2 3 4 5 और इधर आप कितनी लाइन डाल दो, मात्र 4, तो 5 4 जा हो गया 20। तो यहाँ इस तरीके से 20 लोगों में आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ हर इंसान को एरिया ज़्यादा मिला। तो डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा हुई, सर यहाँ की ज़्यादा हुई। जैसे अगर इक्वल अमाउंट ऑफ लोग इंडिया में रह रहे हैं और रशिया में रह रहे हैं तो इंडिया की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ हर इंसान को एरिया कम मिलेगा। हमारा देश भी छोटा है और रशिया तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वहाँ प्रत्येक इंसान को एरिया ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से हम डेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। बहुत काम का नहीं है बट हाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ तो है, इसलिए ले आए। बट सिंपली हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इतना डिटेल में भी नहीं जाते हम यहाँ पे, हम सिंपली साइज ऑफ पॉपुलेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी को रिफ़र करते हैं। बहुत बारी एक टर्म आप सुन लोगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, इन सारे टर्म को अगर आप एक साथ ले लो तो आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी बन जाती है। सर वो टर्म्स कौन सी हैं, पहली है भाई नेटेलिटी, सब एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, अभी इनका बाद में एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आप पॉपुलेशन डेंसिटी को भी ले सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी। इनको अगर एक साथ ले लो तो पॉपुलेशन इकोलॉजी बन जाती है। अब ये जो शब्द है पॉपुलेशन, ये एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है, पॉपुलस से। पॉपुलस का अर्थ सिंपल होता है पीपल, तो वहाँ से इस शब्द को लिया गया है, ठीक है। अब सुनिए, ये तो रही पॉपुलेशन की एक जनरल डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी है, बट आप जानते हो क्या अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं पॉपुलेशन के? तो आप लिखेंगे द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पॉपुलेशन, द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ population are the individuals which can potentially interbreed। ऐसे इंडिविजुअल जो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं, मात्र वही आपके पॉपुलेशन को सही मायने में न्याय दे पाएंगे, वही असली कॉन्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे पॉपुलेशन के। ऐसे इंडिविजुअल जो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हों उन्हीं को आप अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पॉपुलेशन मान के चलते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपने लगभग जो बेसिक चीज़ें होती थी उनको समझ लिया है। अच्छा, अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं हर चैप्टर में बताता हूँ, अगेन बता रहा हूँ, ये काम का आपका उतना नहीं है बट फिर भी आप जानना चाहो जान सकते हो। जैसे काउंट ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, काउंट ऑफ पॉपुलेशन। काउंट ऑफ पॉपुलेशन को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। और अगर ऐसे ही आप ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करो, ह्यूमन पॉपुलेशन को आप काउंट करो, सिंपल काउंट ऑफ पॉपुलेशन है तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन है तो क्या बोल देंगे, ह्यूमन डेमोग्राफी। और ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है उसको बोलते हैं ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन।
उसको बोला जाता है सेंसस। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेंसस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, चंगी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए थी, अवश्य ही पता होनी चाहिए थी। ठीक हो गया? बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम समझते हैं कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। तो समझना, सबसे पहले लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है? क्या सेल से शुरू हो रही है? क्या नहीं? पहले नीट का क्वेश्चन बन चुका है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स से लाइफ शुरू हो रही है। सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? सुनना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है भाई जैसे आपके लिपिड्स, आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, इस तरीके के जितने भी 1800 डाल्टन तक का जिनका वेट है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट होकर क्या बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं। अगर सेल जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन सेम है, अगर ऐसे सेल मिल जाएं जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन सेम है, एक्चुअली इसमें भी क्या चीज़ है, फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, बस ओरिजिन सेम होना चाहिए, ट्रू डेफिनेशन ये होती है। बट फिर भी आप अभी यही मान के चलो, अगर सेल जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन सेम है वो मिल जाए तो वो बनाते हैं टिश्यू। समझ में आई? मैक्रो मॉलिक्यूल मिले, सेल बनाया, सेल मिले, टिश्यू बनाया जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन सेम था, टिश्यू मिले तो एक ऑर्गन बनाया, बहुत सारे ऑर्गन मिले और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बैठा तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, और जब ऑर्गन सिस्टम बना तो इससे एक ऑर्गेनिज्म बना। जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आया तो एक ऑर्गेनिज्म बना। अब एक ऑर्गेनिज्म जिसकी सेम स्पीसीज है, अगर वो मिलने लग जाए तो उसने क्या बनाया? एक पॉपुलेशन बनाया। तो पॉपुलेशन जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाएगा, टाइगर की पॉपुलेशन हो जाएगा, गाय बछड़ों की, कैटल्स की पॉपुलेशन हो जाएगा। अगर ये सारी पॉपुलेशन को एक साथ ले लो तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कम्युनिटी। ये क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी कहलाएंगे। और अगर आप देखोगे कि ये कम्युनिटी एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? एक इकोसिस्टम बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बना देते हैं। ये बड़ी तगड़ी चीज़ है भाई, एक इकोसिस्टम बना देते हैं। और एक अगर इकोसिस्टम मिल जाए बहुत सारे, है ना, इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है, बस इसको सनलाइट एनर्जी दो बाकी काम हो जाएगा। इकोसिस्टम वो यूनिट होती है, आगे चैप्टर आना है। इकोसिस्टम मिल जाए तो बायोम्स बन जाते हैं, जैसे डेजर्ट। और अगर बायोम्स बहुत सारे मिल जाएं, जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सारे मिल जाएं तो अपना बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बन जाता है। यानी कि जहाँ हम रहते हैं, जिस क्रस्ट में हम रहते हैं, अर्थ की जिस सतह में हम रहते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। तो ये है जीवन चक्र, आप देख पा रहे हो। मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर। अब आपको मेन चीज़ क्या समझनी है यहाँ पे, कि ये जो ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक की स्टडी है, यही आपका इकोलॉजी है। और क्वेश्चन आता है लाइफ कहाँ से शुरू हुई है, तो सेल ना बोल के आप बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो। चलिए, अब ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन लेवल पे आपने पढ़ा होगा डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है? डिज़ायर्ड ट्रेट लाना शुरू कर देता है। डिज़ायर्ड ट्रेट, जिनकी ज़रूरत है, ऐसे ट्रेट्स जिनकी हमें ज़रूरत है, उन ट्रेट्स को लाना शुरू कर देता है पॉपुलेशन लेवल पे, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये हमको यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो पॉपुलेशन लेवल पे होता है कि नेचुरल सिलेक्शन डिज़ायर्ड ट्रेट लाना शुरू कर देता है। पहली चीज़ ये हम ध्यान में रखेंगे। अगली चीज़ आप देखो, अगर कोई चीज़ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, तो क्या आप उसको पॉपुलेशन मानोगे? तो जवाब है हाँ। फॉर द सेक ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़ आप ऐसी स्पीशीज़ जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही हैं उनको भी आप पॉपुलेशन में मानोगे, जस्ट फॉर द सेक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़, मात्र इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, वरना हम ना सहते भाई ये चीज़। ठीक है, चलिए बस यहाँ से सारे बेसिक हो जाते हैं ख़त्म। तकरीबन आप देखो सब चीज़ हो जाती है यहाँ से ख़त्म। बस इतना ही था। अब सुनेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये एकदम बेसिक चीज़ थी।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे MCQs के लिए, 1 मार्कर 2 मार्कर कुछ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। जैसे मैंने ये बता दिया कि नेचुरल सिलेक्शन डिज़ायर्ड रेट कहाँ से लेना शुरू करता है, पॉपुलेशन लेवल से। और दूसरा आप देखो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूशन ऑर्गेनिज्म को भी आप पॉपुलेशन मान के चलते हो, ठीक है। तो अब एकमात्र चीज़ आप यहाँ से देखना शुरू करना मेरे साथ, जो क्या है सर, सबसे पहले हम समझते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन के होते हैं लेकिन इंडिविजुअल के नहीं। देखेंगे तो अ पॉपुलेशन हैज़ सर्टेन attributes whereas an individual does not। एक पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल के पास नहीं होते। जैसे एक पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो उसके पास बर्थ रेट है, रेट शब्द ध्यान में रखना, रेट। उसके पास डेथ रेट है ना। ये शब्द किसके लिए यूज़ करते हो, पॉपुलेशन के लिए तो यूज़ करते हो। अगर आप रेट लगा दे रहे हो या सेक्स रेशियो है, ये सारे टर्म्स हमारे, ये सारे एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के लिए होते हैं। बट अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करो या एक इंडिविजुअल की बात करो तो उसके लिए बर्थ रेट नहीं होगा, उसका एट्रीब्यूट सिर्फ बर्थ होगा, उसका एट्रीब्यूट सिर्फ डेथ होगा, उसका एट्रीब्यूट सिर्फ सेक्स होगा, रेशियो नहीं आएगा, रेट नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन के होते हैं, एक इंडिविजुअल के नहीं। अगली चीज़, जो रेट्स होते हैं, इनके बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको आप निकालते हो इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पर यूनिट टाइम इंडिविजुअल के नंबर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज है उसको आप निकालते हो, ठीक है। इन नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो मैंने कहा एक जगह 100 मेढक रहते थे, 100 में से 20 मेढक बढ़ गए एक साल में। मुझे बताओ कितना रेट है यहाँ पर ग्रोइंग पॉपुलेशन का। तो तुमने कहा कितना इंक्रीज़ है, 20। टोटल मेढक कितने थे, 100, और एक साल में हुआ है तो कितना हो गया, 1/5 पर ईयर। ये आपका रेट निकल जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ सेट हो जाएगा। जैसे ये मेढक वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक आध और समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ना डेथ रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेथ रेट कैलकुलेट करना है। मैंने कहा एक तालाब है, एक तालाब में 50 मछलियाँ थी, और जब मैंने 6 महीने बाद देखा, 6 मंथ्स लेटर, तो यहाँ पर 50 की जगह सिर्फ 25 मछलियाँ थी। अच्छा, तो मैंने पूछा डेथ रेट कितना था। मैंने कहा डेथ रेट ऑफ फिशेस कितना है। तो आपने कहा सर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आपने कहा सर डेथ रेट बराबर कितना चेंज है, कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है। मैंने कहा 25। टोटल कितना था, मैंने कहा 50। और इसको भी आप किस में निकालोगे, पर यूनिट, जो टाइम पीरियड है 6 महीने, 6 मंथ्स। तो ये कितना हो गया, आप देख रहे हो 1/2 पर 6 मंथ्स, या इसको ऐसे कर लो 6 × 12 हो जाएगा, 1/12 पर मंथ, है ना, पर मंथ या 1/मंथ, ठीक है। 1/12 पर मंथ आपका क्या हो रहा है, फिशेस मर रहे हैं उस तालाब में, ठीक है। मतलब 50 फिशेस थी तो 50 का 1/12वां हिस्सा हमेशा हर महीने मर रहा है। तो 50 से 1/12वें को आप कर लो, 50/12 फिशेस पर मंथ मर रही हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल बाकी आप बाद में लगाएंगे तो बात जो है वो जम जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ये तो बात रही फिशेस के बर्थ रेट डेथ रेट निकालने की। अगर मैंने आपको वैल्यू दी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक तालाब आपको दिया, मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ़ फिशेस बताओ, एक एक मछलियाँ गिनने बैठोगे तो बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पर हम एक अप्रॉक्सीमेट मेज़र लेते हैं। क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेज़र कैसे लेते हैं, हम पहले कैलकुलेट करते हैं कितने ट्रैप इस तालाब में हम लगा सकते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए, और हम इसमें निकालते क्या है,
नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप। इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक ट्रैप में जितनी फिशेज आ रही हैं उससे नंबर ऑफ ट्रैप्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक एस्टीमेट मिल जाता है। ठीक है, एक्यूरेट डेटा तो नहीं लेकिन एक एस्टीमेट मिल जाता है कि टोटल इस तालाब में कितनी फिशेज रही होंगी। ऐसे ये शेर वाला एग्जांपल है वो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक और आना है, रिपीट होगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो रही कुछ बेसिक बातें। ठीक है, हालांकि ये अच्छा टॉपिक था, इसमें कोई बेसिक नाम की चीज़ नहीं थी। अब अगर हम समझें तो हम समझते हैं सबसे पहले एज पिरामिड्स को। एक क्वेश्चन लिखाया है इसका लगभग। एज पिरामिड्स क्या करते हैं, पहली बात तो ये सर, एज पिरामिड्स जो होते हैं आपके वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग एज ग्रुप को किसी भी पॉपुलेशन के। तो हम कहते हैं एज पिरामिड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अलग अलग एज ग्रुप्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं एज पिरामिड। इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है, मतलब ऐसे लोग जो अभी रिप्रोडक्टिव फेज़ में नहीं आए हैं, 18 साल से कम हैं, उनको हम लोअर में रखते हैं, है ना, लोअर सबसे निचले भाग में रखेंगे। मिडिल में कौन होते हैं आपके? मिडिल में होंगे जो अभी करेंटली रिप्रोडक्टिव फेज़ में हैं, और सबसे ऊपर टॉप में कौन होंगे आपके? जो आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो पहले रिप्रोडक्टिव फेज से होके गुजर चुके हैं, मतलब बूढ़े लोग। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपके पास 3 टाइप के पिरामिड हैं। मैं जल्दी यहाँ पर तो नहीं, लेकिन अच्छे से हम इसको देख लेते हैं। देखो, पहला जो पिरामिड होता है वो होता है ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड। अब आप मुझे खुद बताओगे कौन सा पिरामिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड मतलब ऐसे ट्राइंगल बनेगा। बिल्कुल सही हो गया सर, ये अपना क्या हो गया? ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड हो गया। दूसरा होता है अपना बेल शेप्ड पिरामिड, घंटे के शेप का, बेल शेप्ड पिरामिड मतलब देखो पहले तो कुछ ऐसा है और फिर बाद में बेल कैसा होता है? ऐसा होता है। तो ये आपका एक दूसरा पिरामिड बनता है। तीसरा होता है यहाँ पे अनशेप्ड पिरामिड भी कुछ नहीं है। देखो, ऊपर पे थोड़ा नीचे, फिर नीचे पे ज़्यादा, फिर और पतला मोटा पतला, इसको अनशेप्ड बोल देते हैं। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या लेना है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ लेना है, मतलब जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। तो अगर ट्राइंगुलर की बात करूं तो ये प्री फेज़ है। यहाँ पर कौन आएंगे? जो प्रेजेंटली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये जो होंगे, सॉरी, ये पोस्ट वाले ऊपर आएंगे। ठीक है, ये पोस्ट, टॉप में कौन आएंगे? कहा मैंने, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ये रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। ये प्रेजेंट में वो हैं जो अभी उस एज में हैं, और यहाँ पर नीचे पे सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले आएंगे और शेप ट्राइंगल बना है। इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं जो भी प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हैं, जो बाद में किस में कन्वर्ट होंगे? रिप्रोडक्टिव फेज में, और उसके बाद वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे। मतलब कहने का मतलब बूढ़े कुल मिला के कम हैं, बच्चे कुल मिला के ज़्यादा हैं। तो ये कौन सी पॉपुलेशन है? ये ग्रोइंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। ये आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है जो बाद में आपका ऊपर की फेज़ में जानते हुए शिफ्ट होंगे, और बच्चे ज़्यादा हैं तो ये अच्छी बात है, ग्रो करेगी पॉपुलेशन। बेल शेप्ड पिरामिड, ऊपर पे कौन आते हैं सर? सबसे बुढ़े, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। बीच में कौन आते हैं? जो प्रेजेंटली आपका अभी रिप्रोडक्टिव फेज में है, और नीचे आते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो क्या देख रहे हो कि प्रेजेंट और प्री वाले बराबर हैं। हालांकि बुढ़े जो पुराने पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं वो कम हैं। ठीक है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले ऊपर आ जाएंगे। प्रेजेंट और प्री वाले बराबर हैं, तो इसको बोला जाता है स्टेबल पॉपुलेशन। इसको क्या बोला जाता है? स्टेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। अनशेप्ड पिरामिड में क्या होगा? फिर देखो सर, पोस्ट वाले तो ऊपर आ गए, सही बात है, प्रेजेंट वाले बीच में आ गए, सही बात है, फिर प्री वाले और गिर गए। तो मतलब क्या? जो पहले बूढ़े लोग थे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में है वो तो कम ही थे, प्रेजेंट में थोड़ा सा नंबर बढ़ा, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले और कम हो गए। तो ये पॉपुलेशन कैसी कर गई? डिक्लाइन कर गई ना, कम हो गई है। तो ये होता है आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ। इसको अनशेप्ड ग्राफ कहा जाता है। बस इतना सा काम था आपका, ये काम जो है ग्राफ्स वाला ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जनरली मेल फीमेल्स का आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा, है ना, सही बात है। और देखो पॉपुलेशन मिलियंस में बढ़ सकती है, जैसे जो क्लैमाइडोमोनास होता है ना लेक्स में, वो मिलियंस में बढ़ते हैं, और कुछ जो है वो बहुत कम लेस देन 10 इन ईयर बढ़ते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स, चाहो तो लिख लो, एनसीईआरटी का ही डेटा है, साइबेरियन क्रेन्स लेस देन 10 इन एन ईयर बढ़ते हैं, जबकि जो क्लैमाइडोमोनास हैं वो आपके एकदम फ्रीक्वेंटली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है, उतना कोई अच्छा डेटा नहीं है, ठीक डेटा है, ठीक है, याद करने की खासा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन साइज की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप समझिए पॉपुलेशन साइज, सर पॉपुलेशन साइज या अभी अभी आपने मेरे को बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी में आप ये समझिए कि सबसे मोस्ट रिलेटेबल जो चीज़ है वो क्या है, एग्जैक्ट मेज़र। आप एग्जैक्ट मेज़र निकाल लो किसी चीज़ का, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। आपने एग्जैक्ट मेज़र निकाला किसी पॉपुलेशन का, वो सबसे अच्छी चीज़ है, मोस्ट रिलेटेबल बेस्ट चीज़ है, ये कोई शंका नहीं है इस बारे में। लेकिन कभी कभार समटाइम्स जो है ना ये मीनिंगलेस बन जाता है, कभी कभार क्या होता है ये मीनिंगलेस बन जाता है। उस केस में हम जो निकालते हैं वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फिशेस। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फिशेस निकालना है, एक एक मछली गिनने थोड़ी ना बैठोगे, मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप निकालोगे नंबर ऑफ फिशेस, मैंने कहा था ना रिपीट होगा, नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप निकालोगे, नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप निकालोगे, रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे, तो भैया आपका काम हो जाने वाला है। क्या होगी बात खत्म, बिल्कुल सर। इसी प्रकार से आप आगे देखो, अगर मैंने आपसे कहा टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन अ जू, टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन अ जू, या कहीं पे भी टोटल नंबर ऑफ टाइगर पूछ दिए, अब ऐसा थोड़ी में करोगे कि शेरों को गिनने चले गए, शेर को गिनने जाओगे उससे पहले शेर तुमको गिन लेगा, है ना, तुम्हारी हड्डियाँ गिन लेगा। तो शेर को गिनने से अच्छा हम क्या करते हैं, उसके पग मार्क्स को देखते हैं और उसकी पॉटी यानी कि उसकी पेटल को देखते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने प्रकार के शेर यहाँ पर होंगे, कि पग मार्क्स मतलब उसके पंजे के निशान, और उसके पेटल को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस जू में, क्योंकि शेर भैया कहीं नदी किनारे जाएगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा, तो पेटल करेगा ही, और चल के जा रहा है नदी किनारे जाएगा, पैर भीगेंगे ही कभी, तो उसके पग, उसके पंजे के निशान भी बनेंगे। तो इनका मेज़र लगा के, इनका अप्रोप्रिएट मेज़र निकाल के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने शेर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है, इस जगह प्रेजेंट है, इस जंगल में प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बड़ा अच्छा टर्म है ना। कभी कभार क्योंकि एग्जैक्ट मेज़र क्या बन जाता है, मीनिंगलेस बन जाता है, तो इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। फीकल पैलेट आप कह सकते हो, ठीक है, पैटल अच्छा नहीं होगा, फीकल मैटर होता है अपने, तो फीकल पैलेट ऐसे लिख लो कुछ भी, ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा स्कूल में या कहीं भी, स्टडी ऑफ प्लांट फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेंट मेथड, या एस्टिमेशन ऑफ प्लांट कवर इन वेटरी बेट, ठीक है। तो प्लांट कवर इन क्वाड्रेट, तो इसको अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, सरल सिंपल सहज भाषा में, तो आप समझ रहे हैं ये एक टॉपिक होता है अपना। तो चाहो तो इसको एक टॉपिक के तौर पे लिखो, या मैं अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो इसको अपन बोलते हैं परसेंटेज कवर बायोमास, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे अगर, तो आपको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कवर बायोमास, लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कवर बायोमास। क्या होता है परसेंटेज कवर बायोमास, सुनना। एक ग्रास होती है कैरेट ग्रास, जिसको पार्थीनियम कहते हैं, ठीक है। तो जो अपनी ग्रास है कैरेट ग्रास, इसको होती है कैरेट ग्रास पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस या पार्थीनियम भी रखते हो, ठीक है, कैरेट ग्रास। ये जो ग्रास होती है ये गेहूं के साथ इंडिया में आई थी और इसने बहुत पॉल्यूशन मचाया था, गंदे फैलाई थी। आपने पहले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा,
और एक होता है अपना बनियन ट्री, बरगद का पेड़। ठीक है, अच्छी बात है सर। आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ भाई कि अगर मैंने एक जगह बरगद का पेड़ लगाया है जो बहुत छायादार वृक्ष है, मतलब बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, अगर आपने रियल लाइफ में देखा है, रियलिटी में, तो बहुत बड़ा होता है बरगद का पेड़। तो ये मेरा बरगद का पेड़ है, आप देख रहे हो उसकी लार्ज कैनोपी है, लार्ज कैनोपी, सही बात है। और यहाँ पे नीचे से बहुत सारी घास उगी है जो कि कैरेट ग्रास है, पार्थेनियन ग्रास, बहुत सारी घास यहाँ पर उगी है। क्या बात है, क्या बात है। तो अब आप सुनना, कि जस्ट 1 मिनट मेरे को देना, ठीक है। मान लेते हैं ये जो अपने पास बनियन का पेड़ है, मान के लेते हैं, दिख रहा है ये जो बनियन का ट्री है, ये अपने पास सिर्फ एक है, सिंगल है, सही बात है, साफ दिख रहा है। और ये जो नीचे पे इसके ये जो नीचे पे इसके कैरेट ग्रास है, मान लेते हैं ये टोटल 200 है। तो अभी तक तो आप क्या निकाल लेते सर? आप निकाल लेते पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। आप निकाल लेते पॉपुलेशन डेंसिटी। अब निकाल लो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कैरेट ग्रास की, ये 200 है, बनियन ट्री 1 है। तो व्हाट डज इट सजेस्ट, अब आप मुझे बताएंगे। या अगर ऐसा है, देखो एक जगह ऐसा कुछ नहीं है, एक बरगद का पेड़ है जिसका बड़ा छायादार वृक्ष है, बड़ी कैनोपी है, नीचे पे है आपका कैरेट ग्रास जो कि बरगद की छत्र छाया में फूल फल रहे हैं, क्योंकि उनको छाया प्रोवाइड कर रहा है और अच्छा ग्रो करते हैं छाया में, मॉइस्ट कंडीशन में। तो अब ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, व्हाट डज इट सजेस्ट टू डू, ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये हमें ऐसा बोलना चाह रहा है, अगर आप इस हिसाब से देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखो, तो हमसे कहना चाह रहा है कि आप इग्नोर कर दो, क्या इग्नोर कर दो, टू इग्नोर द इनॉर्मस रोल ऑफ बनियन ट्री। ये हमसे बोल रहा है आपका ये जो बरगद का पेड़ है, इसके इनॉर्मस रोल को आप इग्नोर कर दो। क्यों? या ये कह रहा है कि ज़्यादा डेंसिटी तो किसकी है, कैरेट ग्रास की है, 200 है, बनियन का पेड़ तो एक ही है। पर क्या सिर्फ ये एक पेड़ का कुछ काम एक ही पेड़ जितना है? नहीं भाई, तो इतनी बड़ी छायादार वृक्ष है, इसने ही तो इसको फल फूलने के लिए सहायता करी है। तो इसका मतलब तो यही बन रहा है ना कि आप इनॉर्मस रोल ऑफ बनियन ट्री को यहाँ पर क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहते हो परसेंटेज कवर बायोमास मोर सूटेबल है किससे, देन पॉपुलेशन डेंसिटी, देन एन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट, क्या बोलोगे आप, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर, परसेंटेज कवर बायोमास रेदर इज़ अ गुड ऑप्शन हेयर। निकालते कैसे हैं सर ये? मैंने कहा ना, जो क्वाड्रेट मेथड होती है उससे आप इसको निकाला करते हो, जो क्वाड्रेट मेथड होती है उससे आप इसको निकाला करते हो। कैसे निकालते थे सर? ऐसे निकालते थे भाई, जैसे आपने, अगर आप एक फील्ड में गए तो आप क्या करते हो, वहाँ पे कोठे बना देते हो। जैसे आपने ये क्वाड्रेट बना दिए और इनको आप नाम दे देते हो, जैसे ये पहला क्वाड्रेट, ये दूसरा क्वाड्रेट, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, ये पाँचवा है। हम 5 ही क्वाड्रेट लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पर आप एक टेबल बनाते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और यहाँ पे जो जो घासें मिलनी है उनका आप डिटेल लेते हो। जैसे मान लो एक इस प्रकार की घास मिल रही है, एक इस प्रकार की घास मिल रही है, एक इस प्रकार की घास मिल रही है, तो इनका आप डेटा निकालते हो। कैसे निकालते हो? आप देखोगे कि क्या सर पहले क्वाड्रेट में ये घास मिल रही है, आपने कहा हाँ सर पहले क्वाड्रेट में जो ये इस प्रकार की घास है, काम नहीं आएगा आपके, है ना, थोड़ा सा लेकिन डिटेल में, ये घास पहले क्वाड्रेट में मिल रही है सर, तो टिक लगा दिया। आपने कहा ये पहले में नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, फिर आपने कहा दूसरे में ये वाली नहीं मिली, लेकिन ये दोनों घास नहीं मिली। जैसे आपने क्या करा, नीचे तक खेत था आपका, खेत में आपने एक जाल बिछा दिया ऊपर के, और उस जाल में आप देख रहे हो कि कौन कौन सी घास मिली। जैसे पहले में मैंने कहा ये वाली मिल रही है, ठीक है, और वो दोनों नहीं मिल रही, दूसरे में वो दोनों मिल रही है, लेकिन ये जो पहले वाली है ये नहीं मिल रही। तो आपने इस तरीके से
पता करा, जैसे तीसरे में पहली मिली, दूसरी मिली, तीसरी में मिली, चौथे में पहली नहीं मिली, ये दोनों मिल गई, पाँचवीं में भी पहली नहीं मिली, ये दोनों मिल गई। अब बताओ मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। तो ये होता है परसेंटेज कवर बायोमास, कि कितना परसेंटेज, फिर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ये जो आपके दूसरी वाली ग्राफ है, ये कितने क्वाड्रेंट में मिली, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट में मिली टोटल आउट ऑफ 5 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज कवर बायोमास कितना आ गया, सर ये आ गया आपका 80%। इसका 80% परसेंटेज कवर बायोमास है सेकेंड वाली ग्राफ का। पहली ग्राफ देखो 2 जगह मिल लिया आउट ऑफ 5 इंटू 100, तो इसका परसेंटेज कवर बायोमास कितना आ गया सर, 40%। तो इस तरीके से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर बन जाता है यहाँ पे। जैसे अगर आप क्वाड्रेंट बनाओ और बनियन ट्री का एग्जांपल लो, अब मैं बनियन ट्री वाले केस में आता हूँ थोड़ा सा। अब मैं बनियन ट्री वाले केस में आता हूँ। तो आपने क्या करा भैया, आपने बनियन ट्री को उठाया और यहाँ पे आपने कैरेट घास, मान लो कैरेट घास इतने में ही है, बनियन ट्री इतने में है, जाल बिछाया तो बनियन ट्री हर क्वाड्रेंट में निकल आया। बनियन ट्री हर क्वाड्रेंट में है, तो परसेंटेज कवर बायोमास का, परसेंटेज कवर बायोमास जो आपके बनियन ट्री का था, बनियन ट्री का था, वो हाई आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये क्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, वरना अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाले तो इग्नोर ही मार सकता था हमने बनियन ट्री को, बोल रहा सिर्फ एक है। लेकिन जब परसेंटेज कवर बायोमास निकाला तो पता चला बनियन ट्री का बहुत इनॉर्मस रोल है ना, हैज़ इनॉर्मस रोल, एक इनॉर्मस रोल है भैया बनियन ट्री का। तब पता चला हमें, तब पता चला हमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट फिगर बन के सामने आता है, ठीक है। परसेंटेज कवर बायो, परसेंटेज कवर बायो, ठीक हो गया, हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो एनसीईआरटी में ही अपनी देखना, तो टॉपिक अब आपका लास्ट यहाँ से बचता है जो वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें ही आपके सारे कर्व वगैरह आते हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या तात्पर्य है सर, पॉपुलेशन ग्रोथ देखो कहीं भी किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है, किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टैटिक नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, मतलब नॉट, मतलब वो फिक्स नहीं है। किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं भाई, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, डिपेंड करता है फूड की अवेलेबिलिटी पे। अगर उस जगह पर खाना ही नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ रहना ही जाएगा। जैसे मान लो एक जंगल है, उसमें शेर रहता है, अब क्या हुआ, शेर ने धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को खाया और सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए या वहाँ से भाग गए। तो अब शेर भी उस जंगल में क्यों रहेगा जहाँ कोई उसको खाने के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो शेर भी अपनी जगह बदलेगा। ऐसे ही आपने बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा होगा जो क्या करती हैं, अक्सर जाड़े के सीज़न में रहना पसंद करती हैं, ठंडे में कुछ बर्ड्स रहना पसंद करती हैं। तो वो क्या करती हैं, जब भी ठंडा होता है, मान लो आपका कोई एरिया है जहाँ ठंडा होता है, तो वो ठंडे के दिनों में आपके एरिया में आ जाएंगी और जैसे ही आपके एरिया में गर्म होगा वहाँ से उड़ के चले जाएंगे। उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। फूड अवेलेबिलिटी है आपका, बाकी आप देखो मौसम, ठीक है, उधर का आप देखो एडवेंचर कैसा हो रहा है आपके यहाँ, ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका वेदर कैसा है, मैं अगर सिंपली कहूँ तो इन सारी चीज़ों पे, शेल्टर है, इन सारी चीज़ों पे, इन सारी फैक्टर्स के हिसाब से आपकी जो फ्लक्चुएशंस जो है वो आती रहती हैं किसी भी पॉपुलेशन में। तो अब पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट किस तरीके से होती है उसकी बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने कहा 4 चीज़ों से अफेक्ट होती है, बस यही पॉपुलेशन इकोलॉजी है आपकी टोटल, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी 4 चीज़ों से इफेक्ट होती है। मान लो कोई पैदा हो गया, अगर पॉपुलेशन में कोई पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेटेलिटी। अब पैदा होने को बोलते हैं बर्थ होना, तो नेटेलिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से नहीं, ध्यान रखना। तो नेटेलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी में प्लस करेगा ना, कंट्रीब्यूट कर रहा है, बढ़ा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को। और वहीं कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो मर गया भैया, मोर्टेलिटी, डेथ को डी से दिखाते हैं तो मोर्टेलिटी को भी डी से दिखाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी ना, तो माइनस कर रहा है, तो एरो भी कैसा बन गया, घटने वाला इधर को, और नेटेलिटी इंक्रीज कर रहा है तो इधर को। और मान लो
कुछ जगह से लोग रहने आए उस जगह, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रहने के लिए आ रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। और कुछ लोग वहाँ से रहने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इमाइग्रेशन। बस भाई, इस पूरे चार्ट को आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। इस पूरे चार्ट को आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। और ये आपका टोटल हो गया यहाँ से ख़त्म। तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ, नेटलिटी मतलब ये है कि कितने लोग उस एरिया में पैदा हुए हैं। मोर्टेलिटी ये है कि कितने लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, मरे हैं। इमिग्रेशन कितने लोग दूसरी जगह रहने गए, ठीक है, दूसरी जगह रहने गए। और इमाइग्रेशन जो है उस जगह रहने आए, कितने लोग जो हैं वो उस जगह रहने आए, है ना, कितने लोग जो हैं वो उस जगह रहने के लिए आए। तो ये आपका एक पूरा चार्ट है, इसको आप समझिए, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। दो छोटे छोटे टर्म्स और हैं, उनको भी मैं क्लियर करा देता हूँ। पूछेगा नहीं आपसे, बट अच्छी बात है, क्लियर करना कोई गलत बात नहीं है। सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो गई। ध्यान रखना, इनको पर 1000 में निकाला जाता है। मोर्टेलिटी, नेटलिटी, ये जो चीज़ें हैं इनको 1000 पर 1000, ठीक है, कितने इंडिविजुअल आए या गए पर 1000, उसमें इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे पर कैपिटा इनकम देखी होगी आपने इकोनॉमिक्स में, उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब सुनना बड़े ध्यान से। क्या सुनना सर? आप ये सुनना कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो आप जानते होंगे, मेल टू फीमेल रेशियो होता है, मेल टू फीमेल रेशियो होता है। देखो वैसे तो इस चैप्टर में हमें ये रेशियो दिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है वहाँ पर आपको मेल टू फीमेल रेशियो याद करने के लिए बोला है। तो 945 फीमेल्स हैं हमारे यहाँ पर 1000 मेल्स, ये इंडिया का एवरेज है, ठीक है। लेकिन केरला में थोड़ा अलग है। केरला में क्या है, 1080 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, ठीक है। और तभी ये शायद लिटरेट शहर भी है, लेकिन ऐसा कहना पूरा सही नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो, ये होता है सेक्स रेशियो। एक पूछ लेता है बहुत बार TFR। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी का रेट का मतलब क्या है कि एक वुमेन ने अपने पूरे जीवन में कितने चाइल्ड को बर्थ किया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ बाय अ वुमेन, है ना, ड्यूरिंग हर लाइफ स्पैन, ड्यूरिंग हर लाइफ स्पैन, इसको बोलते हैं TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट। तो वुमेन्स के परस्पेक्टिव से इसको निकाला जाता है। तो दो चीज़ें और होंगी, सेक्स रेशियो, TFR, और ये आपका जो पॉपुलेशन की चीज़ें हैं, ये यहाँ से लगभग आप देखोगे कि आपका क्लियर हो जाती है। करिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर आगे आप बढ़ोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी को किस तरीके से हम दिखाते हैं। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को मैंने कहा था आपको किससे दिखाते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी टाइम टी पे कैसे दिखाते हैं, एन टी से। किससे दिखाते हैं, एन टी से। और एट टाइम T+1, मतलब टाइम में कुछ चेंज कर दिया है आपने, टाइम चेंज हो गया है कुल मिला के, आप ये समझिए। तो NT+1 इसको कैसे दिखाते हैं, फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो NT थोड़ी में रहेगी, वो क्या रहेगा, NT+1। तो आप कैसे दिखाओगे सर इसको, इसको आप दिखाओगे, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी में 4 फैक्टर थे। सबसे पहले कितने बर्थ हो रहे थे, नेटलिटी, और कितने डेथ हो रहे थे, जिसको क्या बोलते थे, मोर्टेलिटी।
इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। सर बी था पॉजिटिव, डी था नेगेटिव, इमिग्रेशन था पॉजिटिव, इमाइग्रेशन था नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनको एक साइड ऐड कर लो, तो बी प्लस आई, और ये डी और ई वाले को एक साथ ऐड कर लो, तो माइनस ई माइनस डी, इनमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बन गया बी प्लस आई माइनस ई प्लस डी। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एन एट एनी टी प्लस वन। मतलब कुछ नहीं है ये, सिंपल शब्दों में आप समझिए, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम में कितनी चेंज होगी, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ प्लस जितने लोग वहाँ रहने आए, तो उसको क्या बोलेंगे इमिग्रेशन, इसमें से माइनस कर देना टोटल नंबर ऑफ डेथ प्लस जितने लोग वहाँ से रहने गए, इमाइग्रेशन। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना, तभी माइनस करना, तब आंसर सही आएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होने चाहिए, फिर माइनस होने चाहिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तब आंसर सही आएगा। यही था फिर, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलिए अब पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म बचता है अपना, बस बात खत्म। सुनना, ये जैसे ही आप करते हो आपको ये तो समझ में आ गया कि पॉपुलेशन है क्या, मेज़र कैसे करते हैं, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, और वो पिरामिड शेप्ड है ना, बेल शेप्ड, जो भी पिरामिड जितने भी थे, ट्राइंगुलर था, बेल था, अर्न शेप था, सब यहाँ से क्लियर हो जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन का वो जो चार्ट था, पॉपुलेशन इकोलॉजी जिसको हम कहते थे, कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, ये हम देख चुके हैं। परसेंटेज कवर बायोमास तक हम देख चुके हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से जो बेसिक टॉपिक बचता है आपका, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स, इसको चेकआउट करते हैं विद इन जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर में देखते हैं इसको। पॉपुलेशन